देंगे पश्चिम बंगाल में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पे थे और उसी बीच ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे गो बैक मोदी के नारे लगने मतलब ट्रेंड जो है वो आज काफ़ी सुबह से ही ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया। हैशटैग गो बैक मोदी आखिर क्यों दिखाई दिया और क्यों पश्चिम खासकर दक्षिण में मोदी के खिलाफ इतनी बातें होने लगी, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पसंद नहीं हैं बहुत लोगों को, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश में वहां जाकर के क्या कुछ बोला है, क्या कुछ भाषण दिया है, एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहता हूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों कहीं जाइए मत, क्योंकि बहुत सारी बातें और इसका भी कुछ ना कुछ रोल पश्चिम बंगाल के चुनाव से है, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे दोनों साथी मौजूद हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी, और साथ में आप तमाम साथी जो अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं लिखिए बिल्कुल। मोहम्मद रब्बानी भी हैं, इदरीश अली हमारे साथ हैं, सैयद जाफर हैं, वाजिद आलम हैं, दानिश खान लगातार MIM लिख रहे हैं। लेकिन AIMIM जो है अभी तक यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की है, उस पर भी नजर है दानिश भाई। तो आप AIMIM के समर्थक हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन अभी तक चुनाव खासकर पश्चिम बंगाल में AIMIM जो है वो चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की है। कौशल कुमार मीना भी हमारे साथ बने हुए हैं, सैयद इरफान भी हैं। लेकिन सबसे पहले एक बाइट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाइट, क्या कुछ इंग्लिश में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जरा उसे सुनिए। फॉर मेनी इयर्स द वर्स्ट केप्ड सीक्रेट ऑफ केरला पॉलिटिक्स was the friendly agreement of UDF and LDF. Now, the first time voter of Kerala is asking, what is this match fixing? 5 years, one loots. 5 years, the other loots. People are seeing how UDF and LDF misled people. In West Bengal, Congress and left are one. Congress and left were partners in UPA 1 in Delhi. The left continue to give issue-based support to UPA 2. But here in Kerala, during the election, they put allegations, and after coming to power, they never act on it. Their behind the scene games are now exposed. About UDF and LDF, the youth of Kerala is saying different name, working same, but have their marked areas for making money. UDF has not even spared the rays of the sun. About LDF, it can be said, Judas betrayed Lord Christ for a few pieces of silver. LDF had betrayed Kerala for a few pieces of gold. तो पुष्परंजन जी आपके पास ही सीधे आना चाहूंगा, फिर अमलेंदु जी आपके पास भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में भाषण देते हुए इंग्लिश में भाषण दे रहे थे और आप सबने सुना। दोस्तों आप सब में से बहुत लोग अच्छी तरह से इंग्लिश जानते भी होंगे और प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको समझ में आ ही गया होगा। मुझे लगता है यहाँ ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सामान्य और साधारण इंग्लिश में वो बोल रहे थे। लेकिन जो एलिगेशन और ख़ासकर उन्होंने जो जूडीएस की बात की है और ख़ासकर यूथ की बात की है, मतलब जूडीएस कह करके इस ईसाइयों को जिस प्रकार वो, और यूडीएफ और एलडीएफ की उन्होंने जो बात की है, ये सब आप लोगों ने सुना। ओवरऑल इसी के बीच में ट्विटर पे ट्रेंड हैशटैग गो बैक मोदी भी कर रहा था, तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। पुष्परंजन जी, ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में जहां स्टेक पे कुछ भी नहीं है और सीटें लाने की जुगत में लगे हुए हैं
और मेट्रो मैन श्रीधरन को लेकर के आए हुए हैं। श्रीधरन इस जुगत में भी, इस जुगाड़ में भी हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे ओवरऑल इस प्रधानमंत्री के इस भाषण को लेकर के? और भाषण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में भी हैं, खासकर वो घिरे हुए हैं अपने कुछ बयानों से। देखिए राजीव जी, मैं तो अभिभूत हूँ जिस तरह की अंग्रेजी में भाषण उन्होंने दिया है। मैं वही सोचने लगा था कि मोदी जी वही मोदी जी हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में या अमेरिकी जो संसद है वहाँ पर कितनी अच्छी, लच्छेदार और बहुत ही व्याकरण से समृद्ध अंग्रेजी बोल के आए थे। क्या वही मोदी जी हैं? मुझे अपना एक मित्र याद आ गया जो जब JNU में मैं पढ़ता था, बाथरूम में मैं था, तो उसने बाहर से नॉक किया, कहा कि पुष्परंजन जी आर यू कमिंग विद इन 5 मिनट। तो अंदाजे बयां जो है ना, ऑलमोस्ट वही उसी तरह का अंदाजे बयां। अब सीधा सीधा आ जाते हैं इनके, जो इन्होंने जुडास का जो इन्होंने उदाहरण दिया है कि चांदी के चंद सिक्कों के लिए उसने अपना दीन ईमान बेच दिया। और उसके बाद आप ये सरकार जो है UDF की सरकार, इसने सोने के जो विवादित मामला है अपने आप में, और उसमें कौन कौन लोग, सेंट्रल एक्साइज तक और केंद्र सरकार के बड़े कस्टम डिपार्टमेंट के जो बड़े हाथ हैं उसमें, उसकी जांच तो हो नहीं रही, निष्पक्ष जांच। आप उसे धार्मिक रूप दे रहे हैं, और धार्मिक रूप कहाँ दे रहे हैं? सीधा सीधा उस वोटर को आप चोट करना चाहते हैं। आप जब जाते हैं असम में तो आपका धार्मिक एजेंडा कुछ और होता है। जरा जुडास देखिए, अब आपने वो पूरा उस संदर्भ को मैं इस समय कंफर्म होगा तब बोलना, क्योंकि धार्मिक मामला है, सोच समझ के बोलना भी चाहिए। लेकिन इनका आशा सीधा ये था कि एक धोखे की एक कथा जो है ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी का एक अध्याय है उस तरह का, जब हर धर्म में ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन ईमान के साथ समझौता किया है, बेचा है। तो उस संदर्भ को इन्होंने केरला में, इसलिए कि क्रिश्चियन आबादी है वहाँ पर, तो इन्होंने उसी हिसाब से उस संदर्भ को लिया है कि वहाँ चांदी के चंद टुकड़ों के लिए उसने अपना, जुडास ने प्रभु यीशु को धोखा दिया था। इसलिए ये सरकार जो इस समय की है, वो सोने के चम्मच, जो सोने के टुकड़े के लिए देश की, इस सूबे की जनता को धोखा दिया उसने। आप उस सरकार की बात कर रहे हैं जिसका धर्म से में आस्था नहीं है, वो कम्युनिस्टों की सरकार है, उनका धर्म के आधार पर वो सत्ता में नहीं आए हैं। मगर आप यहाँ धर्म का कलर देके आप उसके धार्मिक वोट बैंक पर चोट पहुँचा रहे हैं। आपको अविश्वास है कि कांग्रेस, और दूसरा राहुल गांधी पर भी चोट आप इनडायरेक्टली पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि उनकी माँ जो है क्रिश्चियन मूल से हैं ये लोग। तो एक साथ एक तीर से दो निशाना वहाँ पर लगाओ। एक तरफ उस सूबे के मुख्यमंत्री पर निशाना लगाओ, दूसरा राहुल गांधी पर लगाओ, और तीसरा जो चर्च वहाँ पर अटैक बार बार कर रहा है। अब ये देखिए, ये जो इन्होंने केरला में जो बयान दिया है, इसका असर क्या असम में नहीं पड़ेगा? असम में भी, ऊपरी असम में, मैं त्रिपुरा के उस तमाम बॉर्डर इलाके में राजीव जी घूम के आया हूँ, चर्च का बहुत बड़ा प्रभाव है वहाँ पर। बिल्कुल। अगर आप उस वोट बैंक को भी नष्ट करना चाहते हैं अपनी इस तरह की भाषा से, तो मुबारक हो आपको। आप असम में भी उस आपके जो सिंपैथाइजर हैं वो भी कट सकते हैं, और केरल में गो बैक तो हो रहा है। अब गो बैक का मुझे लगता है कि हो सकता है कि वहाँ जिस तरह से बांग्लादेश में मोदी गो बैक के बैनर घूम रहे थे और ट्रोल हो रहा था वहाँ पर, वही आप परिदृश्य यहाँ भी आपने उपस्थित कर दी एक तरह से। जी, लेकिन इसी केरल में अमलेंदु जी, राहुल गांधी को लेकर के एक बहुत ही विवादित बयान पूर्व सांसद ने, जो LDF मतलब कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने वो किया है। LDF ने इससे अपना किनारा भी कर लिया है, और उन्होंने राहुल गांधी के कुंवारेपन को लेकर के, कि राहुल गांधी कुंवारे हैं इसलिए वो गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं, लड़कियों से चर्चा करते हैं, और भी बहुत अनाप शनाप बातें की हैं, जिसे कहना यहाँ पे इस लाइव शो में थोड़ा शोभा नहीं देता है। तो ये ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि इसी राजनीति में, सियासत में जो सियासत का गिरना होता है, मानसिक विकृति, बिल्कुल सही शब्द कह रहे हैं पुष्परंजन जी, वो यहाँ साफ दिखाई दे रही है। और न सिर्फ मानसिक विकृति में बीजेपी के नेतागण ही हैं, बीजेपी के नेताओं ने तो बहुत समय समय पर दिखाया ही है, बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने देखा, ऐसे बयान आए। अब CPM का नेता भी इसी ढंग का बयान अगर दे, और खासकर ये राहुल गांधी जिस प्रकार वहाँ काम कर रहे हैं,
केरल में जिस प्रकार एक मजबूती दिखाई दे रही है। दूसरा, चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए, ये सवाल उठा भी दिया जाए कि राहुल गांधी आखिर यूथ के बीच क्यों जाते हैं? क्या वो यंग हैं या क्या वो कुंवारे हैं इसीलिए जाते हैं? और इसका सोशली और पॉलिटिकली इम्पैक्ट उनकी राजनीति पे क्या पड़ता है? आप अपने एक पत्रकारिता के नज़र मतलब पत्रकारीय नज़र से, एक पत्रकार के नज़र से किस ढंग से देखेंगे और इसका इस चुनाव पे क्या असर देख रहे हैं आप? अमलेंदु जी। मुझे लगता है कि जो माकपा के सांसद का बयान है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो एक तरीके से बिना चुनाव लड़े जीत कह दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये असर जो है इस तरीके के आना जो है ये मतलब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा वक्तव्य जो है, इस टाइप का कोई वक्तव्य दिया है। ये माकपा के लोग भी जो है इस तरीके से पदभ्रष्ट हो सकते हैं, ये बड़ी देखने वाली चीज है। और ये राजनीति के अंदर जो है ये पदभ्रष्टता जो है बढ़ती जा रही है, तो ये इसी उससे देखा जाना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है कि वो यूथ के बीच जाते हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी यूथ के बीच आज से नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जब पहली बार सांसद बने थे उसके बाद लगातार वो यूथ के बीच जा रहे हैं, और लगातार हम लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी जो है यूथ के बीच जाते हैं, और यही मीडिया है जो खुद दिखाता था राहुल गांधी को कि किस तरीके से जो है यूथ जो है राहुल राहुल करके राहुल नारे लगाता था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल गांधी यूथ के बीच जा रहे। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी चूंकि अभी यूथ में और मोदी जी की अपेक्षा तो यूथ है ही। जब मोदी जी अभी अपने को यूथ समझ सकते हैं और युवाओं के बीच मोदी जी लोकप्रियता हो सकती है, तो राहुल गांधी की क्यों नहीं हो सकती? तो इसलिए राहुल गांधी अगर यूथ में जा रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों हो रही है? और अगर यूथ राहुल गांधी से जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो राहुल गांधी के अंदर कुछ ऐसा करिश्मा होगा, यूथ जुड़ रहा है। भाई अब तक यूथ ने जो धोखे खाए हैं दूसरे लोगों के वादों से, अगर उन वादों से चोट खाया हुआ यूथ राहुल गांधी से जुड़ रहा है तो ये राहुल गांधी की सफलता है एक तरीके से अगर देखा जाए। तो मुझे लगता है कि जब लोगों के पास असली मुद्दे समाप्त होने लगते हैं और आप बात नहीं कर पाते हैं और दूसरे की सफलता से आप जो हतप्रभ हो जाते हैं, तब इस तरह की चीज निकलती है। अगर माकपा के केरल के माकपा के सांसद के बयान को अगर केरल माकपा की आवाज अगर समझ लिया जाए, हालांकि माकपा ने सबने पतला झाड़ लिया, तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि राहुल गांधी का ग्राफ जो है केरल में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तभी इसी तरीके की भाषा जो है वो इस तरीके की आ रही है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने जिस जुडास का नाम लेकर के जो वहां बात की, वो जुडास असल में एक कैरेक्टर है और वो जीसस क्राइस्ट के शिष्यों में से एक था, और उसने जीसस के साथ गद्दारी कर ली और कुछ पैसों के लिए था, चांदी के सिक्कों के लिए उसने मतलब था वो गद्दारी कर ली। तो उस कथा को जो था उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की जो शिष्यत्व में चलने वाला बजरंग दल है, वो ट्रेन में से ननों को उतार लेता है, केरल की नन जो जा रही होती हैं, और उन पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाता है, बाकायदा उसकी जांच होती है और बवाल होता है, और गृह मंत्री को उस पर जो बयान देना पड़ता है कि इस घटना की जो है जांच कराई जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी आप उत्तर प्रदेश में जो है केरल की नन अगर जा रही होंगी तो आप ट्रेन में से उतार लें, और जब आप केरल जाएंगे तो आप जुडास का नाम लेकर के लेफ्ट फ्रंट पे आरोप लगाएंगे। तो ये दोहरा जो राजनीतिक चरित्र है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं फिर कहूंगा कि अब जो है चीजें बहुत तेजी से जो है फैलती हैं, चूंकि अब डिजिटल जमाना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कृत्य करें और उसकी केरल में कृत्य और आप वहां जाकर के उस वोट को साधने की कोशिश करें। चूंकि केरल में चर्च का एक प्रभाव है, तो आप उस चर्च के प्रभाव को अपनी तरफ मोड़ने की आप कोशिश करना चाहते हैं, फिर आप वहां सबरीमाला का इशू नहीं उठाएंगे। मतलब अब आप जो है वहां जाके चर्च के हितैषी बनना चाहते हैं, तो आपकी जो हिंदुत्ववादी पार्टी जो है, जो ईसाइयों पर धर्मांतरण का आरोप लगाती रही है, जो एक तरीके से कहा जाए कि जो राम स्केन्स का मसला हुआ उड़ीसा में, उसके अपराधी जो थे उनका आप समर्थन करते रहे हैं, तो आप अब आपके लिए जो है धर्मांतरण मुद्दा नहीं है क्या केरल में? तो ये सवाल जो है ये उठने चाहिए, दूसरी ओर पर उठेंगे। और जैसा कि पुष्परंजन जी ने कहा कि ये जो है आपका जो मतदाता असम में है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो है आग से खेलने की अपनी आदत बंद कर देनी चाहिए। इस तरीके से आग से खेलना अच्छा नहीं है। आप फौरी अपने चुनावी लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर देश कम से कम ऐसा नहीं कीजिए।
जी अमलेंदु जी, ये तो लेकिन राजनीति है, यहाँ सब जायज है और उसी हिसाब से आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं देखते हैं और ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बाइट और दिखाना चाहूँगा मैं, और ख़ासकर प्रियंका गांधी भी आज थी केरल में। अगर प्रियंका गांधी के बाइट को दिखा पाएँ, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी केरल में जनसभाएं की हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है, और ख़ासकर मैं ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ असम दूसरी तरफ केरल, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी तक न प्रियंका पहुंची और न ही राहुल गांधी। क्या आने वाले समय में क्योंकि आने वाले समय में क्या हम लोग देख पाएंगे प्रियंका और राहुल को पश्चिम बंगाल में? एक बड़ा सवाल है इस वक्त। पुष्परंजन जी, प्रियंका गांधी को आप जान रहे हैं कि पहले असम में थी, 2 यात्राएं असम की उन्होंने, और वहां असम में हम लोगों ने देखा कि चाय बागान की महिलाओं से भी, वहां के कर्मचारियों के बीच में, वहां के वर्कर्स के बीच में, श्रमिकों के बीच में वो चाय पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई, और चाय को लेकर के, चाय बागान के श्रमिकों को लेकर के इन्होंने जो वादा किया है, 5 वादे जो हैं उसमें से एक वादा इन लोगों का भी है। लेकिन दूसरी तरफ केरल भी पहुंच रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये दोनों स्टेट बहुत ही मजबूत स्टेट है कांग्रेस के लिए। माना जा रहा है कि कांग्रेस अगर मजबूती के साथ लड़े तो दोनों स्टेट में वापस आ सकती है, चाहे वो असम हो या केरल हो। लेकिन पश्चिम बंगाल में पूरी की पूरी कांग्रेस ने आखिर बिल्कुल ही जैसे कि छोड़ देना कहा जाता है, छोड़ क्यों दिए? ये सवाल जानना चाहता हूँ। सवाल आपसे। मुझे शक है जी राजीव जी कि आखिरी वक्त तक ये दोनों भाई में से कोई भी वहाँ पर पधारेगा पश्चिम बंगाल में। उसकी वजह मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों की जो रणनीति है, जिस तरह की राजनीति 2024 तक देखी जा रही है, उसमें फिर ममता बनर्जी जी को जोड़ने की मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल को अधीर रंजन चौधरी के हवाले कर दिया गया है कि आप वहाँ पर डील कीजिए, टीएमसी से जैसे डील करना है। बस वो भी एक सभ्यता के दायरे में, पर्सनल अटैक नहीं करना। जिस तरह से पर्सनल अटैक बीच में 1-2 बार जब किया तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो गई थी। तो ये चीज़ बचाए रखते हुए अधीर रंजन चौधरी उस गठबंधन का हिस्सा हैं और कांग्रेस खासकर, और कांग्रेस के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कल को अगर जिस तरह की चीज़ें ज़मीन पे भी चलती हैं, हवा चलती हैं, कि हंग असेंबली हो, वैसी परिस्थिति में फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चाहे बाहर से समर्थन दें या कुछ करें, तृणमूल सरकार बनाने की सूरत में रहे। ये 2-3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कद्दावर नेता जो कांग्रेस के 2 ही दिख रहे हैं जो सामने, खासकर राहुल गांधी के वहाँ पहुँचने के फिर मायने टीएमसी के लिए हो जाएंगे, या प्रियंका के भी वहाँ पहुँचने के मायने हो जाएंगे। वो जाके चुपचाप मोम की गुड़ियाँ तो नहीं बनेंगे, वहाँ जाके बोलना होगा उनको। अब बोलेंगे फिर सिर्फ बीजेपी पे तो नहीं, टीएमसी पे भी बोलना होगा। ये सब चीज़ों से बचने की परिस्थितियां अपने आप। और दूसरा, प्रियंका केरल इसलिए गई हैं कि ये कहने को नहीं हो कि सिर्फ 2 भाई बहनों ने अपना अपना डोमेन बांट लिया है। बहन के हवाले असम कर दिया, भाई के हवाले इधर दक्षिण कर दिया। भाई तो सब जगह गए, मगर प्रियंका का भी ये ब्रांड, केवल वो ब्रांडिंग नहीं करना चाहते हैं कि असम से ही जुड़ा हुआ ब्रांडिंग हो, उनका भी एक अखिल भारतीय चेहरा प्रस्तुत करने की चेष्टा हो रही है। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेटेजिकली अगर देखें, शायद आप दोनों और हमारे कई साथी भी मेरी बातों से सहमत होंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये कि धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली प्रियंका गांधी को एक ऑल इंडिया चेहरा बनाया जा रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पे फोकस्ड रहीं। आप याद कीजिए, बिहार चुनाव के समय भी कहा जाता रहा कि प्रियंका को उस हिसाब से बिहार में बिल्कुल वो झोंक देना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। प्रभारी महासचिव बनाकर रखा है और प्रभारी महासचिव बना करके। तो अब जैसे असम गई, असम में जो रिफ्लेक्शन उनके जाने का जो इम्पैक्ट हुआ, उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा। और अब केरल पहुंचना, और खासकर इस बात को कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि इन दोनों स्टेट्स में अगर ध्यान से मजबूती के साथ लड़ लें तो ये दोनों स्टेट। लेकिन दोस्तों, एक स्टेट और भी है जहां कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, वो स्टेट है पुदुचेरी। पुदुचेरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, छोटा सा स्टेट है, बहुत ज्यादा ना पॉपुलेशन है ना मतदाता है, और वहां पे अगर ध्यान दें, कांग्रेस ध्यान दे, तो वहां वापसी कांग्रेस की हो सकती है। डैमेज कंट्रोल हो सकता है और वापसी भी हो सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में वापसी हो रही है डीएमके की, जैसा हम लोगों ने
देखा। और लगातार कई साथी जुड़े हुए हैं। अब्दुल्ला तुर्क हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि हमारा नाम भी ले लिया कीजिए, आप जैसे जर्नलिस्टों की ज़रूरत है हमारे देश को बहुत ज़्यादा। बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला तुर्क जी, आप लगातार देखते हैं और कई बार आपका नाम लेता भी हूं और कई बार छूट भी जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मोहम्मद फैज़ान हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कभी सेकुलरिज्म को नहीं छोड़ा, मुसलमानों ने कभी नहीं छोड़ा है, बल्कि हिंदू धर्म के लोगों ने कम्युनल होके वोट दिया है। बहुत हद तक सही बोल रहे हैं। मोना टीवी जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद का जो ये सवाल है ये बताना चाहता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल वो जो राहुल गांधी को लेकर के जो जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे वही मोना टीवी कह रहे हैं। अब्दुल्ला तुर्क लगातार लिख रहे हैं कि उत्तराखंड में अब की बार मिशन 2022 में हरदा हरीश रावत, खैर अभी 2022 की बात बाद में करेंगे अब्दुल्ला तुर्क जी। लेकिन उसके अलावा CBS कुमार ने लिखा है कि कई लोग पूछते हैं बोलते हैं कि टाटा स्काई पर कितने नंबर पे आते हैं, तो बता दिया कीजिए। बिल्कुल सही आपने ध्यान दिलाया CBS कुमार जी कि मैं बता दूं कि हम लोग किसी भी टेलीविज़न चैनल के किसी भी नंबर पे नहीं है, ना टाटा स्काई पे है, ना डिश टीवी पे है, ना कहीं है। हम सीधा का सीधा डिजिटल फोरम पे हैं और वो ऑनलाइन फोरम, ऑनलाइन टीवी हम कहते भी हैं। इसके जितने भी फोरम हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो डेली हंट हो, चाहे वो जियो टीवी हो, जियो है, इन तमाम, डेली मोशन है, ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के हैं जहां हम उपलब्ध हैं। हमें आप कहीं से कहीं भी किसी भी उस पर, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके हाथ में मोबाइल है, आप हमें देखना चाहें, सुनना चाहें, हमसे रूबरू होना चाहें, तो आप मोबाइल पे टीवी लाइव लिखिए और हम किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। ऐसे अगर आप फेसबुक और ट्विटर पे और यूट्यूब पे, अगर खासकर यूट्यूब पे आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हम लोग किसी और दूसरे फोरम पे नहीं हैं और इसीलिए कि ताकि हम एक स्वतंत्र पत्रकारिता कर पाएँ बिना दबाव के। अब वो आगे देखना है कि कब तक ये चाबुक जो चला रहे हैं वो कब तक उससे हम अपने सिर को बचाए रखेंगे। आप लोगों का साथ मिलेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अपने आप को बचाए रखेंगे और पत्रकारिता करते रहेंगे इसी प्रकार जिस पत्रकारिता को आप पसंद करते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम किसी से ना डरें और ना किसी को डराएं और ना ही किसी के पक्ष में ना ही किसी के विपक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करें। जो सच है उसको दिखाने की कोशिश करें, जो इस देश को चाहिए, जो इस लोकतंत्र को चाहिए और जो इस संविधान की रक्षा के लिए चाहिए, वही करने की कोशिश करते हैं और वही हमारे पत्रकारिता का धर्म और फर्ज है। इस बात को लोग नहीं समझते हैं तो क्या करें। सोहेल राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। से समथिंग अबाउट बांग्लादेशी पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मोदीज विजिट। अभी पुष्परंजन जी ने और अमलेंदु उपाध्याय जी ने बांग्लादेश को लेकर के जरूर, और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं सोहेल भाई, सोहेल राणा जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। बांग्लादेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए उसके बाद से वहां मटुआ समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मिले, वहां उन्होंने वादे किए, दावे किए, बहुत सारी चीजें उन्होंने की और वहां से ही उन्होंने कुछ वादे पश्चिम बंगाल में रह रहे मटुआ समुदाय के लोगों के लिए भी किए, जो कि जिसके खिलाफ आज TMC चुनाव आयोग के सामने गई है और उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन का दावा करते हुए शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए खासकर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी यानी बीजेपी को की मांग की है TMC ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बाद बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जैसा सोहेल राणा ने पूछा है। बांग्लादेश में इसके बाद मटुआ समुदाय के बीच और मटुआ समुदाय और जो मुस्लिम समुदाय है इनके बीच एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार ये खबरें आ रही हैं वहां पे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जब वहां थे तो प्रधानमंत्री के विरोध में भी बहुत सारी चीजें हुई और वहां 4 से 5 लोगों की गोलीकांड में मौत भी हो गई। टोटल 12 लोगों की मौत हो गई। और एक मंदिर है ब्रह्मापुरा करके, चिटगांव के अलावा ब्रह्मापुरा में एक मंदिर है जहां तोड़फोड़ की खबरें आई हैं। उसकी पुष्टि हम अपनी तरफ से नहीं करते हैं, लेकिन खबरें वहां चल रही हैं कि कुछ मूर्तियों तो मतलब को ये रिफ्लेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने और उस पूरी यात्रा को, जो कि बांग्लादेश के गठन की स्वर्ण जयंती थी। मोदी जी जिस दिन वहां थे, मतलब शुक्रवार के दिन जो फायरिंग हुई उसमें 5 लोग मारे गए, 4 लोग चिटगांव में और एक शख्स मारा गया था ब्रह्मपुरा में, जहाँ की ब्राह्मणपुरा, जिसकी बात जहाँ मंदिर वाली घटना हुई। उसके दूसरे दिन जब वो आ रहे थे, उसके दूसरे तीसरे दिन कुल मिला के 12 लोग मारे गए हैं गोलीबारी में।
तो देखिए ये इस ढंग की चीज़ें, ऐसी घटनाएं, और एक तरफ आप जाते हैं एक अलग कूटनीति के जो होनी चाहिए उस कूटनीति का पालन करना चाहिए, डिप्लोमेसी का पालन करना चाहिए। दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हैं, दो देशों के संबंध पे बात होनी चाहिए, न कि उस देश में जाकर के भी आप अपने देश में जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसमें लाभ पाने की कोशिश करें, फायदा लेने की कोशिश करें और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, तो ये कतई उचित नहीं है। लेकिन ये हम और आप चर्चा के दौरान कह रहे हैं। धरातल पे क्या कुछ हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं। बंगाल में बांग्लादेश से बंगाल को, पश्चिम बंगाल को साधने की जो कोशिश हुई उसको हम सब ने देखा है, और क्या उसका असर मटुआ समुदाय पे पड़ेगा, ये सवाल भी कई हमारे साथी पूछ रहे हैं। तो आपको जवाब दे दूं कि मटुआ समुदाय इस वक्त बिल्कुल ही बटा हुआ है। हमारे संवाददाता तीन अलग अलग संवाददाता 3 जगहों पे हैं। ठाकुर नगर एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है मटुआ समुदाय का, ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं, और वहाँ के बारे में वहाँ एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव से पहले गए थे, यानी लोकसभा चुनाव से पहले गए थे। वो समुदाय बंट चुका है, आधे से ज्यादा जो हैं वो बीजेपी के पक्षधर हो चुके हैं इस वक्त, और उन्हें लगता है कि अब उनका भविष्य का पालनहार जो है वो बीजेपी ही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, और उसके बाद भी बीजेपी चाहती है, और उस समुदाय के 17% लोग अभी मतलब वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में, ये बड़ा वोट बैंक है, और इसे साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अमलेंदु जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं, आपकी बात सही है, वहाँ मतलब डिवीजन हो चुका है, लेकिन मेरा कहने का यही है कि जो डिवीजन हुआ है वो मतलब पहले भी डिवीजन हुआ था, 2019 में मथुरा समुदाय ने इनको वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री गए हैं पश्चिम बांग्लादेश गए हैं, उसकी जो रिएक्शंस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका एक जबरदस्त असर यहाँ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा से प्रभावित होने वाला बांग्लादेश में जो समुदाय है वो मथुरा ही है। आप वहाँ जो उनको परेशानियां पैदा करके आए हैं, वो लोग वहाँ जो झेल रहे हैं, उसका नतीजा जो है यहाँ पे भी उसका असर पड़ेगा कुल मिलाकर। तो ये है। और दूसरा ये कि जो प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी वायदा किया था मथुरा समुदाय से कि उनको नागरिकता दी जाएगी कुल मिलाकर के। नागरिकता का जो शरणार्थी का मसला है वो एक बड़ा मसला है, और वो नागरिकता जो वो नहीं दी गई है। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी सीए के मसले में बिल्कुल खामोश है, क्योंकि सीए का इस तरीके से अगर नाम लेके पॉलिटिक्स करेंगे तो असम में नुकसान हो जाएगा। लेकिन 6 अप्रैल के बाद जो है यही भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा जब पश्चिम बंगाल में आएगी तो सीए चिल्लाएगी से, क्योंकि यहाँ जो मथुरा समुदाय का वोट जो उसको हासिल करना है। तो ये जो इनकी जो एक छुरी के जो 2 धार है, उस दुधारी तलवार पर जो भारतीय जनता पार्टी इस समय एक तरीके देखा जाए चल रही है। तो ये केवल और अकेले मथुरा समुदाय में डिवीजन करा के या अकेले मथुरा समुदाय को लेकर के पश्चिम बंगाल नहीं जीता जा सकता। वो एक ठीक है, एक वोट बैंक है, उसके सहारे राजनीति की जा सकती है, उसमें कोई शक नहीं है, आप वहाँ अपना आधार बना सकते हैं करके। लेकिन वो कई मतलब हिस्सों में बटा हुआ है कुल मिलाकर के, ये है। दूसरा जो मथुरा समुदाय के बड़े एक नेता सुबोध विश्वास है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनका असम में गिरफ्तारी जो थी कराई गई, और वो आरोप ये है मतलब अपुष्ट सूत्रों के अनुसार कि उसको मतलब उल्फा के कहने पे जो थी वो गिरफ्तारी जो थी करवाई गई। तो ये सूचनाएं भी वहाँ है कुल मिलाकर के, ऐसा नहीं है। हालांकि उनमें से उनके साथी जो है उनको भारतीय जनता पार्टी लड़ा भी रही है, अंबिका राय एडवोकेट है, उनको साथियों को तोड़ करके उनको लड़ा भी रही है। तो मतलब ये अभी बहुत सी चीजें तय होंगी आने वाले समय में, क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली चीज होगी। मतलब अभी मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ यहाँ बैठ करके कि मथुरा समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है या उसके खिलाफ हो गया है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा क्या। तो उसमें मैं बोलूं क्या? हाँ बिल्कुल। मैं एक चीज़ अमलेंदु जी, उसमें जो लगता है जो खेल दूसरा हो रहा है, पूरे वोट को हिंदू मुसलमान करने की चेष्टा बांग्लादेश के बहाने यहाँ पर हो रही है। ये वहाँ आग लगा के चले आए पूरे, वहाँ पर अशोक वाटिका से लेके और पूरा बांग्लादेश का जो पूरे 1 महीने से लगातार वहाँ पर मोदी जी के आगमन के विरुद्ध में वहाँ आंदोलन चल रहा था। हर शुक्रवार को वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद लोग सड़क पे आते थे। इन्होंने क्या उसका नैरेटिव गढ़ा कि जमाते इस्लामी इसमें इन्वॉल्व है, उसने इतने पैसे बांटे वहाँ पर कि वहाँ का मुसलमान निकल के सड़क पे आ जाता था। जो संस्था बार बार वहाँ पर हिफाजत इस्लाम करके एक संस्था अलग है जिसका जमाते इस्लामी से दूर दूर तक नाता नहीं, वो अलग ग्रुप है। वो ग्रुप लगातार हर फ्राइडे को बांग्लादेश में उसका 2010 में वो ग्रुप बना था, और
उसके हर जगह शाखाएं हैं, और ज़्यादातर गढ़ उसका चिटगांव और दूसरे पोर्ट सिटी भी हैं वहाँ पर उन लोगों ने लगातार निकाले। कई जगहों के नाम भी पिछले प्रोग्राम में मैंने लिया था। तो ये सिलसिला चल रहा था, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी। जब इनको मालूम था कि हमारे प्रधानमंत्री की वहाँ यात्रा है और पहली बार वो जो विमान कई हज़ार करोड़ का है उससे ही मोदी जी जाएंगे वहाँ पर, तो उस विमान को खैर दिखाना नहीं दिखाना वो अलग विषय है, मगर यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्या इसकी सूचना नहीं थी कि वहाँ पर देशव्यापी आंदोलन चल रहा है मोदी जी के जाने के विरुद्ध में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारा कार्यक्रम हो सकता था, मगर आप गए वहाँ पर, आपके पधारने के बाद आग और लगी वहाँ पर, आपके वहाँ से आ जाने के बाद भी आग बुझी नहीं, उसका धुआं चल रहा है, और उस धुएं को बंगाल में उसको दिखाने की चेष्टा हो रही है ताकि ये दिखाया जाए कि देखिए वहाँ पर जो कठमुल्ले हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो मोदी जी के आने का, एक हिंदू हृदय सम्राट के आने का विरोध वहाँ पर लगातार किया गया है, इसलिए हिंदुओं जगो। मगर बांग्लादेश में जो हिंदू महाजोट करके एक संस्था है जिसमें 28-30 वहाँ के हिंदू संगठन के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलना दिया गया। क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्योंकि इनकी अपनी समस्याएं थी कि भाई यहाँ पर जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, उसका ख्याल रखिए, आप उनको कुछ फंड दिलाइए, उनकी हिफाजत से लेके उनके अच्छे जीवन के लिए आप कुछ कीजिए। उसमें भारतीय जो डिप्लोमेट हैं वहाँ पर वो इसमें सक्रिय हों। ये रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं देने दिया गया। मथुआ से और केवल काली मंदिर जाके पूजा कर देने से आप मथुआ कर रहे हैं। नाम शूद्र के वोट से थोड़ी ही बंगाल का आपका कल्याण होने वाला है या वहाँ के सारे हिंदुओं का कल्याण होने वाला है। तो पूरा का पूरा सूचनाओं को दबाने और उसको दूसरे दिशा में ले जाने की चेष्टा हो रही है इस चुनाव में। जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि गुजराती एनआरआई विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम यूएसए। फिर अखिलेश यादव लिख रहे हैं ममता दीदी जिंदाबाद। कौशल कुमार मीना का कहना है कि बांग्लादेश भी मोदी की दृष्ट राजनीति की वजह से जल रहा है। फिर सोहेल राणा ने लिखा है कि 14 लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे, वहाँ से वहीं से हैं। वी विल नॉट वेलकम बीजेपी लिख रहे हैं एनी मोर। फिर सतीश कुमार लिख रहे हैं सर मथुआ समुदाय बढ़ चुका है, बढ़ जाने दो, लेकिन जब बीजेपी आ जाएगी तो वही समुदाय बीजेपी वाले मारेंगे। ये कहना। अहमद अली भी हैं हमारे साथ में। सुमैया ट्रेवल सबसे तेज़ जुड़े हुए हैं। अब्दुल्ला तुर्क हमारे साथ में कह रहे हैं कि आप जैसे जर्नलिस्ट की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। मैं आपका आदर सम्मान करता हूं, बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला तुर्क जी। मोहम्मद सरफराज लिख रहे हैं कि आई पर्सनली फील बीजेपी इज़ हैंगिंग ऑन शार्प एज, दे विल मेक अ लॉट ऑफ नॉइज बट दे वोंट विन वेस्ट बंगाल इलेक्शन। इनका कहना है। इस्लाम अली हैं जो कह रहे हैं मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। फिर मकसूद आलम हमारे साथ हैं। बंगाल में भाई कारगी को बीजेपी बर्बाद करने आई है, लेकिन हम लोग बीजेपी को इसमें कामयाब नहीं होने देंगे, मकसूद आलम कह रहे हैं। फिर रफ़ीक पूनावाला हमारे साथ हैं। फिर मोहम्मद तौफीक रज़ा हैं। 2024 में ममता जी को पीएम बनाना है, ये लिख रहे हैं। मोहम्मद आसिफ हैं। साजिद आलम हैं हमारे साथ। अब्दुल्ला जुड़े हुए हैं। अब्दुल्ला तुर्क। मोहम्मद सरफराज लिख रहे हैं कि मोहम्मद सरफराज आलम की इनकमिंग डेज न्यूज़ ऑन ऑनलाइन पोर्टल विल बिकम मोर रिलायबल एंड विजिबल देन मेन स्ट्रीम मीडिया इन कमिंग डेज। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू मिस्टर मोहम्मद सरफराज आलम। सोहेल राणा की बात मैंने कही ही, और ऐसे तमाम साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। और कौशल कुमार मीना कह रहे हैं उड़ता प्रधानमंत्री सीरीज चालू हो गई है, उड़ता पीएम एपिसोड भक्तों के लिए फिर से आ गया है। भक्तों बजाओ ताली। सुरेंद्र यादव सर जी आप सभी को नमस्कार। संजीत सिंह जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। मोहम्मद रब्बानी हैं, कह रहे हैं यही बात तो बोल रहा हूँ, कितनी बेरोजगारी के बाद भी हुआ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या उस पर हमारी हिंदू भाई वोट करेंगे जाकर। मनोज अग्रवाल हैं कि अब की प्रधानमंत्री भारत की जनता के लिए मनहूस है, 7 साल में सड़कों पर लाइन लगा रही है, संघर्षरत हैं। फिर रोशन राय हमारे साथ में। सतीश कुमार। तो तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सबसे अब विदा लेने का समय आ गया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आज आप लोगों का लिया। 2 दिनों की छुट्टी, संडे और मंडे को होली, संडे को मेरा अपना प्रोग्राम घूमता हुआ आईना, उसकी तैयारियां रहती हैं। और अब आने वाले समय में संडे को भी आप लोगों से रूबरू होऊंगा, मतलब अगले संडे से ये कार्यक्रम अब 7 दिन करूंगा और 7 दिन
दिन आप लोगों का यही स्नेह, यही प्यार, यही लगाव चाहिए और इसी ढंग से आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और चुनावी मौसम में खासकर देश में क्या कुछ चल रहा है, चुनाव में सियासत जो है, राजनीति जो है, वो हम देखते हैं, ऊपर नीचे तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बीच में और इन सब के बीच हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि इस देश में उन्नति कैसे हो, तरक्की कैसे हो, बेरोजगारी दूर कैसे हो और गरीबी कैसे हटे और इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो, संविधान की रक्षा कैसे हो, उसका पालन अनुपालन कैसे हो, इसी पे हम चर्चा करते हैं। और इसमें चाहते हैं कि आपकी सहभागिता हो, आप लोग हमारे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। लंबा प्रोग्राम ज़रूर हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बाद में इस प्रोग्राम को टुकड़े टुकड़े में आप तक पहुँचाएँ, ताकि ये तो एक लंबा रहेगा ही, उसके अलावा ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम वीडियो जारी करेंगे तो उसको आप शेयर भी कर पाएंगे अच्छी तरह से और देख भी पाएंगे। तो आने वाले समय में वो काम भी करेंगे हम लोग, और काम ये भी करेंगे कि आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएँ। उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, आप लोगों के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ रख पाएँ, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, अपने प्रोडक्शन की टीम से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से विदा होने का जैसा मैं कहा कि वक्त आ गया है, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ पुष्परंजन जी आपको और अमलेंदु जी आपको, और हमारे साथ जुड़े हुए थे सबसे शुरुआत में डॉक्टर मुकेश कुमार जो अभी असम के दौरे पे हैं, उनके साथ उनसे भी गंभीर चर्चा हुई असम के बारे में, और चर्चाएं आप लोगों के साथ भी हुई। बहुत सारी बातों पे आप लोग जो कमेंट लिखते हैं, ये भी भले एक कमेंट का जरिया है, लेकिन वो भी चर्चा ही है एक तरह से, और उस पर भी चर्चा। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथियों, हमारे शुभचिंतकों जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें इतना स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं और संबल बढ़ाने की हमारी कोशिश करते हैं, हमारी पत्रकारिता को आप सराहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़िए, बनिए और हमारे साथ हमारा जो हौसला है, हौसला अफजाई करते रहिए, और साथ साथ हमारे दूसरे प्रोग्राम को भी देखते रहिए। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।